स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एमएसएमई के लिए खुलेंगे दुनिया के दरवाजे। क्राफ्टमैन, कामगार और किसान अपने उत्पाद बेच सकेंगे अच्छे दामों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एमएसएमई के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक लॉन्च के मौके पर हितधारकों को दिया आश्वासन। उड़द और तुअर की मुक्त आयात नीति 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी किया अधिसूचना। दालों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने किया फैसला। एमएसपी बढ़ाने पर नारियल किसान केंद्र सरकार को दे रहे हैं धन्यवाद। किसानों के अनुसार सरकार के फैसले से उनके लिए बेहतर और लाभदायक आय होगी सुनिश्चित। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मिलेगी मदद। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान घने कोहरे से प्रभावित। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के एमएसएमई के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक लॉन्च की। ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और कन्नड़ में उपलब्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें एमएसएमई के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसमें भारत की स्वदेशी उत्पादों की दुनिया में बढ़ती मांग को बाहर के बाजार में भेजना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे क्राफ्टमैन, कामगारों, किसानों आदि के लिए अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचना आसान हो जाएगा। साथ ही नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने नए साल के शुरुआती दिनों में अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की प्रदर्शनी दिल्ली में लगाए जाने की भी जानकारी दी। Is encouraging MSMEs to get set and start exporting, which will be a one-stop shop, giving the what, where, when and how to promote exports through e-commerce. This was part of our foreign trade policy 2023 ambitious target to increase merchandise exports to $1 trillion by 2030. And in some sense, this is also reflective of the whole of the government approach that Prime Minister Modi has brought to India. सरकार का कहना है कि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को नियंत्रण में रखने की कोशिशों के तहत मार्च 2025 तक तुअर और उड़द दाल के आयात पर कोई रोक नहीं होगी। तुअर और उड़द दाल को मुक्त श्रेणी में रखा गया है, यानी इनके आयात पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि उड़द और तुअर की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इन दालों के लिए मुक्त आयात नीति मार्च 2024 तक लागू है। सरकार ने 15 मई 2021 से फ्री ड्यूटी कैटेगरी के तहत तुअर, उड़द और मूंग दाल के आयात की अनुमति दी थी और ये 31 अक्टूबर 2021 तक वैध थी। इसके बाद तुअर दाल और उड़द दाल के आयात के संबंध में फ्री व्यवस्था बढ़ा दी गई। भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है और आयात भी सबसे अधिक करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने 24.96 लाख टन दलहन का आयात किया था। उपभोक्ता मामलों के मुताबिक कुछ दालों का उत्पादन उतना नहीं है जितना हम खपत करते हैं। पिछले दिनों नारियल किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी थी। मोदी सरकार ने खोपरा यानी नारियल के गिरे का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया था। केंद्र सरकार की इस घोषणा से नारियल किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनके लिए बेहतर और लाभदायक आय सुनिश्चित होगी। कोयम्बटूर जिले के पोलाची के नारियल किसानों ने कहा कि इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। नारियल किसानों ने इस घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इस घोषणा से किसानों को नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
ये बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार ने खोपरा नारियल का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। न्यूनतम कीमत 105 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 108 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं प्रति क्विंटल 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खोपरा नारियल की कीमतों में गिरावट की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है, जिससे नारियल किसानों में खुशी है। इस घोषणा से तमिलनाडु के 1 लाख से अधिक नारियल किसानों को लाभ होगा। और अगर सरकार हमसे अधिक प्रतिशत खोपरा नारियल खरीदती है और राशन की दुकानों के माध्यम से जनता को नारियल तेल वितरित करती है, तो नारियल की खेती को बढ़ावा मिलेगा। खोपरा नारियल की न्यूनतम कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। ये हमारे जैसे नारियल किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस मूल्य वृद्धि की घोषणा से तमिलनाडु के 1,90,000 किसानों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। उसी तरह अब कठिन परिस्थिति में न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई है। इसलिए हम घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। भारत सरकार देश में सहकारिता समृद्धि के अभियान को चला रही है। नए भारत की संकल्पना में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कृषि विकास को गति देने में सहकार से समृद्धि की कितनी भूमिका है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN त्रिपाठी से। समृद्धि के जरिए देश के किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल और संपन्न बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN ठाकुर। सर, अगर बात करें सहकारिता से समृद्धि, किसानों की आर्थिक खुशहाली और नए भारत की संकल्पना, किस तरह देखते हैं? नए भारत की संकल्पना तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं एक आग्रह कर दूं, इसमें एक और चीज़ जोड़ दें, सब पर विश्वास। और ये सब पर विश्वास जब जुड़ जाएगा तो ये कोऑपरेटिव चेन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, देश की खुशहाली कब होगा? जब देश का हर आदमी अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जिए बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए, हर आदमी आत्मसम्मान से युक्त हो। ये तभी आएगा जब कॉपरेशन की प्रचलन ज़्यादा होगी, कोऑपरेटिव वैल्यूज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। भारत के सहकारिता मॉडल को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कॉन्फ्रेंस भी हुई और सभी ने इसी बात पर फोकस किया कि किस तरह दो छोटे छोटे समूहों के सहकारी बड़े लेवल का उद्यमी बन जाते हैं। भारत विश्व गुरु 2 चीज़ों के मामले में तो है पहले से। एक है आध्यात्मिकता, माने मानवता। इसमें विश्व में इससे बड़ा विचारधारा, इससे बड़ा समाज में एक होता है ना, सामाजिक एक फाउंडेशन, तो आध्यात्मिकता का फाउंडेशन जितना भारत में रहा प्राचीन काल से, उतना विश्व में कहीं ना। इस मामले में भारत विश्व गुरु है। दूसरा, सहकारिता से आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, ये भी भारत में प्राचीन काल से है। समस्या ये है कि हम इस चीज़ को गुलामी के पीरियड में खो दिए। लगा कि अंग्रेजों ने कोऑपरेटिव लाया, नहीं, भारत में कोऑपरेटिव चाणक्य ने बात की है अपने अर्थशास्त्र में कि राजा का काम है कि हर आदमी को उसके समूह से जोड़ दे, हर आदमी को समृद्धि के रास्ते उनके अपने ही बीच से निकाले। तो राजा तब चाणक्य की लिखी ये बात है। सारे हमारे वेद ग्रंथ, सारे उपनिषद इसी की बात करते हैं कि सब मिलकर करो, वसुधैव कुटुंबकम, पारिवारिक मूल्य। आध्यात्मिकता में तो हम स्थापित हो गए, कोऑपरेटिव में हमें अपने को रिप्रोजेक्ट करना होगा कि हम दुनिया के गुरु रहे हैं। आपके अनुसार अब हमें सहकारिता में नया क्या करना चाहिए? न्यू इंडिया के विजन में सहकारिता का नया विजन क्या? देखिए, सरकार को जो करना था सरकार कर चुकी है। सरकार ने मंत्रालय बना दिया, अब इसके आगे लोगों को करना होगा। सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार ने मंत्रालय बना दिया, एक फोकस दे दिया, एक अवेयरनेस दे दिया। अब इसमें ज़रूरत है समाज से जुड़ी संस्थाओं का, समाज से जुड़े लोगों का, इन चीज़ों को गांव-गांव तक ले जाए, जन जन तक ले जाए। कोऑपरेटिव एक सोशल मूवमेंट का पार्ट होना होगा, गवर्नमेंट मूवमेंट का पार्ट नहीं। तो ये थे सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN ठाकुर, जिनका मानना है कि देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए न केवल सहकारिता से संकल्प की सिद्धि को आगे बढ़ाना होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए सपने के भारत को संकल्पित और साकार करने के लिए इसी विजन को आगे भी लेना होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
हैदराबाद स्थित कान्हा शांति वनम के संस्थापक और पद्मश्री कमलेश डी पटेल की पहल से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कान्हा शांति वनम के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत ICAR से संबद्ध कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 2,75,000 विद्यार्थियों को तनाव मुक्त जीवन जीने की शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इंसान को तनाव मुक्त करने में कान्हा शांति वनम में क्या कुछ किया जा रहा है, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की डॉक्टर निवेदिता श्रेयांश से। भागदौड़ भरी जिंदगी में काम की आपाधापी के बीच इंसान की सेहत के साथ साथ मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सभी से निजात कैसे मिले, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निवेदिता श्रेयांश, जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट श्री कान्हा वनम सेंटर से जुड़ी हुई हैं। मैडम, अगर बात करें युवाओं में मानसिक तनाव, खेती करने वालों में मानसिक तनाव, हर जगह ये भागदौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो किस तरह पीसफुल एनवायरनमेंट में आदमी काम कर सकता है? हम लोग हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से है, जो हैदराबाद कान्हा शांतिवनम तेलंगाना में है, जिसके प्रेसिडेंट है श्री कमलेश डी पटेल। उनके गाइडेंस के अंडर हम लोग मेडिटेशन, ध्यान कैसे करना हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से हम सिखाते हैं। हम काफ़ी बड़ा कार्यक्रम युवाओं के लिए ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें सिखाते हैं रिलैक्स कैसे करना है, खुद को मेंटली बैलेंस कैसे करना है, इनर पीस कैसे उनको एक्वायर हो सकता है। ये सब हम लोग इस शिविर में, इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अगर बात करें कान्हा शांति वनम की, वहाँ पे कृषि, हरियाली, पर्यावरण और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं जो शांति प्रदान कराती है? जैसे हमारे दादी का कार्यक्रम है कृषि बने ऋषि, कृषि को ऋषि कैसे बनाएं, तो कान्हा शांतिवनम एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पर करीबन 12.5 लाख पेड़ हमने 5 साल में लगाए हुए हैं। और वहां पर एक बहुत ही बढ़िया टिश्यू कल्चर लैब है, रेन फॉरेस्ट है, बहुत ही रेयर एंडेंजर स्पीशीज़ ट्रीज़ है जो बहुत रेयर है इंडिया में। उन्हें हमें 50 से भी ज़्यादा पेड़ों को हमने संभाला है, उसकी देखरेख कर रहे हैं। और एक ऐसा सुंदर वातावरण है वहाँ पे, जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन आपको उस जगह पे मिलती है, बिकॉज वहाँ पे पेड़ पौधे, इतना सुंदर परिसर वहाँ पे बनाया हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र का अपेक्स बॉडी है, और कान्हा शांति वनम से भी एसोसिएशन आपका है। आपका एसोसिएशन किस संदर्भ में है और क्या क्या तकनीकी और अन्य तरह के सहयोग इससे हो रहे हैं? ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा और शुभ दिन था जब हमने एक MOU साइन किया अंडर विद ICAR और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। वहाँ पर जितने भी ICAR की यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया, करीबन 75,000 to 2 लाख बच्चे जो कृषि में स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हैं, हमने एक MOU किया है और हम लोग हार्टफुलनेस मॉड्यूल उन बच्चों को सिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हम कश्मीर होके आए, जहाँ पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो कृषि के बच्चे हैं, करीबन 450-500 बच्चों को हमने हार्टफुलनेस मॉड्यूल में ट्रेनिंग कराया है। जो फार्मर्स, जो फार्मिंग साइंटिस्ट स्टूडेंट्स है, अपकमिंग यूथ है, उनको हम लोग मेंटली कैसे बैलेंस हो सकते हैं, आप खुश कैसे रह सकते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप फार्मिंग में खुशहाली कैसे फैला सकते हैं, ये सब हम लोग हार्टफुलनेस के थ्रू और ICAR के साथ पार्टनरशिप के थ्रू कर पा रहे हैं। तो कान्हा शांति वनम से जुड़ी निवेदिता श्रेयांश, जिनका मानना है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए कान्हा शांति वनम जैसा बेस्ट और अच्छा इंस्टीट्यूट न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में नहीं है। इसलिए जब भी आप कभी हैदराबाद आएँ हैं तो इस इंस्टीट्यूट में पधारें। आपको न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी, बल्कि किस तरह प्रकृति के बीच रहकर ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट को निहारा जा सकता है, इसकी एक अद्भुत कृति भी देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मदुरै में 8.27 एकड़ में करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से फ्रूट मार्केट का निर्माण किया गया है। इसमें 240 दुकानों समेत आधुनिक सुविधाओं को विकसित किया गया है। यहाँ कश्मीर, महाराष्ट्र और पुणे से ट्रकों में फल आते हैं। कैसी है ये मदुरै की फ्रूट मार्केट, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ग्रीष्टी शाना ने। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत
मदुरई के अंदर यहाँ फ्रूट मार्केट बनाई गई है। किस तरह की फ्रूट मार्केट है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर बताइए किस तरह की मार्केट बनाई है, कितनी खुशी है आपको यहाँ? नमस्कार। अच्छी तरफ है, इधर स्मार्ट सिटी है, वो तो बहुत 250 सब है, अच्छी है। किस तरह से बिक्री होती है, किस किस समय पे क्या क्या होता है? रात में अच्छी सेल्स हो रहा है, होलसेल भी बिकता है, रिटेल भी बिकता है सब। यहाँ 240 दुकानें हैं, यहाँ कुछ दुकान वाले हैं, बात करते हैं। कितना अच्छा लगता है आपकी मार्केट बन गई है, फ्रूट मार्केट। स्मार्ट सिटी मिशन ने हमारा जीवन बदला है, हमें एक फ्रूट मार्केट दी है। अब हमारे यहाँ कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के सभी प्रकार के फल आते हैं। 240 दुकानें इस फ्रूट मार्केट के अंदर बनाई गई हैं, जिसमें सुबह 10 बजे तक होलसेल की बिक्री होती है और जिसके बाद से रिटेल के अंदर लोग यहाँ से फ्रूट्स खरीद के ले जाते हैं, फल खरीद के ले जाते हैं। तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं अपने मदुरई के अंदर इस तरह की फ्रूट मार्केट को देखकर, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने उनको एक कहीं ना कहीं अच्छी सी मार्केट दी है जिसके अंदर लोग ताज़े फल को ले सकते हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, मदुरई। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना कोहरा छाया रहा। वहीं हैदराबाद में भी कोहरे का सितम देखने को मिला। इन क्षेत्रों में दृश्यता भी कम हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई राज्यों में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर अगले 2 दिनों तक बहुत घने कोहरे की आशंका जताई गई है। कोहरे के कारण कई जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। श्रीनगर के एक युवा आशिक हुसैन ने अपने छोटे से आंगन को हाइड्रोपोनिक फार्म में बदल दिया है, जहां ताज़ी सब्जियां उगाई जाती हैं। आशिक पालक, कोलार्ड ग्रेन्स, धनिया, पुदीना और कई अन्य सब्जियां उगाते हैं, जिनमें से अधिकांश केवल 45 दिनों में तैयार हो जाती हैं। आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। ये आधुनिक कृषि तकनीक पारंपरिक मिट्टी आधारित प्रणालियों की तुलना में कम पानी का उपयोग करती है। के पास ज़मीन नहीं है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। जो शौक से कोई लगाएगा घर में तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको मैं इससे बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटा है। इस पे से 2-3 बंदे के लिए सब्ज़ी निकलेगी, मगर ये तकरीबन बनना चाहिए हमें 20-30 फुट की लंबाई होनी चाहिए। इसमें बड़ी पाइप लगाएंगे हम, 6 इंच की पाइप, उसमें हम फिर ये बनाएंगे सब। आशिक हुसैन के सहायक जहूर ने इस खेती के बारे में अपने अनुभव साझा की। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आजकल की यूथ के लिए। पहली बात है, अगर किसी को कुछ अगर करना है, कोई न्यू करना है, कोई अच्छा काम करना है, सबसे बेस्ट है ये। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। जन भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। विशेषकर महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी जा रही है। भिलाई और जांजगीर चांपा से देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर स्थल पर मोदी की गारंटी प्रचार वाहन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का सांसद विजय बघेल ने निरीक्षण किया और लोगों से अधिक लाभ उठाने की अपील की। जन जन को केंद्रीय योजनाओं का और राज्य की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए मोहल्ले मोहल्ले, वार्डों वार्डों में जाकर, गांव में, गलियों में हर एक योजना के लिए शिविर लगाकर पूरे अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हम लोग ये अभियान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, जिसका प्रतिफल मिल रहा है। आईसी वैन का ग्रामीणों ने स्वागत किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। शिविर में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं से वंचित लोगों से आवेदन लिए गए।
मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में बीपी, शुगर की जांच तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर स्थल पर सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। पीएम स्वनिधि से मुझे 10,000 का लोन प्राप्त हुआ है और मैं कोरोना काल में पैसे के लिए बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपये का लोन मिला, जिससे मैं कपड़े का धंधा की और उसके बाद उसी कपड़े के धंधे से मैं जो लोन ली थी 10,000 का, उसको मैं जमा करते गई। अब इस समय मुझे 20,000 का लोन के लिए हम फॉर्म भरे हैं, जो अभी हमको मिलेगा। साहूकार लोग के पास जाती थी तो 2% हमको ब्याज देना पड़ता था, और अभी मैं खुद से मतलब कर रही हूँ तो 10,000 भी लेके अपना कर ली और 2 लाख भी ली और बहुत अच्छे से मेरे को बदलाव आया। मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाया और मेरा बन चुका है और मैं खुश हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, हमको ही नहीं यहाँ सबको ही लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। पीएम स्वनिधि से मुझे 10,000 रुपये मिला है और 20,000 भी मैं ले ली हूँ। सब्जी का धंधा किए थे मेरे हस्बैंड और उसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला और घर में तरक्की हुई है। अभी मैं प्रधानमंत्री द्वारा जो टीबी शिविर लगा था उसमें अपना जांच कराया था। टीबी निकलने के बाद मैंने अपनी दवाई खाई और मुझे 500 प्रति माह मिला। निक्षय पोषण योजना के तहत मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं जांजगीर चांपा के अलकतरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नरियरा में आईसी वैन पहुंची और अधिकारियों कर्मचारियों ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ग्रामीणों को दी जा रही हैं और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख केवल अयोध्या या देश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। अयोध्या हवाई अड्डे के पास दीवारों पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। दीवारों पर भगवान श्री राम के चित्रण को दर्शाया गया है। साथ ही देवी सीता मां का चित्रण भी दीवारों पर उकेरा गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा होने के बावजूद जवानों ने परेड की रिहर्सल की। बीएसएफ के जवानों और अमृतसर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में पंजाब के अमृतसर जिले में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। बीएसएफ पंजाब ने कहा कि कथित तौर पर इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार तस्करी के लिए किया जा रहा था। फतेहपुर के श्रमिक हमास के हमलों में इसराइल में ध्वस्त हुई इमारतों को फतेहपुर के श्रमिक सजाने संवारने का कार्य करेंगे। इसराइल ने श्रमिकों के पैदा हुए संकट को लेकर भारत से मदद मांगी थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।